हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतिहास में मौर्योत्तर काल जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न होंगे और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप 30 में से आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए, पहला प्रश्न और इजी प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया। मौर्योत्तर काल जो था, यानी जो मौर्य काल था उसके बाद जो विदेशी आक्रमण हुआ था, तो सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन देखिए है हिंदेवन, बी दिया है पल्लव, सी है कुषाण और डी है शक। तो ईजी प्रश्न है, मुझे लगता है सभी लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हिंद एवन। ठीक है, हिंद एवन के बाद कौन आए थे, तो हिंद एवन के बाद आपके कौन आए थे, शक आए थे। शक के बाद कौन आए थे, पल्लव आए थे। फिर इसके बाद कुषाण आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा प्रश्न नंबर 1 के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद एवन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है, भारत के इतिहास का सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब थोड़ा सा आपको कठिन प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत के इतिहास का सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश कौन सा है। ए कण्व वंश, बी है सातवाहन वंश, सी है शुंग वंश और डी दिया है कुषाण वंश। तो फ्रेंड्स, ये आपको डीपली प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, कह रहा था कि भारत के इतिहास का सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश कौन सा है। तो भारत की बात यदि आएगी तो आपका राइट आंसर आपका शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शुंग वंश। यदि ये आ जाएगा कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो पहला ब्राह्मण वंश था वो कौन सा था, सातवाहन वंश उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन भारत की बात आएगी तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुंग वंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, पुष्यमित्र शुंग किसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न। पुष्यमित्र शुंग ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है वैशाली, बी है राजगिरी, सी है विदिशा और डी दिया है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ये अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। किससे, विदिशा को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विदिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, पुष्यमित्र ने 2 यज्ञ करवाया था जिसका पुरोहित था। ठीक है, पुष्यमित्र 2 यज्ञ करवाया था। प्रश्न देखिए इस तरह से भी बन सकता है कि पुष्यमित्र ने कितने यज्ञ करवाए थे, तो 2 हो जाएगा। कौन कौन सा 2 यज्ञ था, तो आपका जो ये अश्वमेघ था। ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसका पुरोहित पूछा है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपका वरामिहिर, बी दिया है पतंजलि, सी दिया है वसुमित्र और डी दिया है ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स, जो पुष्यमित्र शुंग था, जो 2 अश्वमेघ कराया था, उसके जो पुरोहित थे आपके पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पतंजलि। और पतंजलि ने क्या किया था, महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने, पतंजलि ने। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, सुशर्मन ने, भूमिमित्र ने, नारायण ने या वासुदेव ने। तो फ्रेंड्स, कण्व वंश की जो स्थापना की थी यह आपके वासुदेव ने की थी। किसने, वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है, कौन, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वासुदेव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है, मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक शासन करने वाला कौन वंश था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक शासन करने वाला कौन वंश था।
तो ऑप्शन है आपके पास सातवाहन वंश, बी दिया है शुंग वंश, सी दिया है कण्व वंश और डी दिया है मौर्य वंश। तो मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा लंबे वर्षों तक शासन करने वाला आपका सातवाहन वंश था। कौन? सातवाहन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक इसने शासन किया था, सातवाहन वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है किसके शासनकाल में सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया? ए दिया है पुष्यमित्र शुंग, बी दिया है देवभूति, सी दिया है अग्निमित्र और डी दिया है सुशर्मन। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हिंदू यूनानियों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया, नहीं सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, कब? सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ठीक है, और हिंदू यूनानियों को सबसे पहले पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग का पौत्र। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का पौत्र हिंदू यूनानियों को वो क्या किया था? पराजित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के समय हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा प्रश्न है। ए है हेलियोडोरस, बी दिया है एंटियालकिड्स, सी है सतकर्णी प्रथम और डी दिया है देवभूति। तो फ्रेंड्स, गरुड़ स्तंभ की बात आएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। ठीक है, ये जो आपका एंटियालकिड्स है, ये ना, ये क्या किया था? हेलियोडोरस को क्या किया था? राजदूत के रूप में भागभद्र के दरबार में भेजा था। ठीक है, भागभद्र के दरबार में एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को भेजा था और इसी ने गरुड़ स्तंभ का क्या किया? निर्माण किया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह क्या था? सबसे पहला हिंदू स्तंभ था। ठीक है, कौन सा सबसे पहला हिंदू स्तंभ था? कौन? गरुड़ स्तंभ। ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहला आपका हिंदू स्तंभ कौन सा है? तो गरुड़ स्तंभ। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 के लिए हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए दिया है शिमुख, बी दिया है सुशर्मन, सी दिया है सप्तकर्णी प्रथम और डी दिया है देवभूति। तो फ्रेंड्स, सातवाहन वंश का यदि संस्थापक की बात आ जाएगी तो शिमुख हो जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो सप्तकर्णी प्रथम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तकर्णी प्रथम हो जाएगा। जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक कौन हो जाते हैं हमारे? कौन हो जाते हैं फ्रेंड्स? तो हमारे महावीर जो स्वामी हैं, ये जैन धर्म के क्या हो जाते हैं? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यदि केवल संस्थापक की बात आएगी तो ऋषभदेव हो जाते हैं। उसी प्रकार से सातवाहन वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो है सप्तकर्णी प्रथम। यदि केवल संस्थापक की बात आ जाएगी तो शिमुख हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तकर्णी प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में से किसने पुनः वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ठीक है, ये दो बार हो गया किसने, वही। ठीक है, एक को काट देते हैं। देखते हैं प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किसने पुनः वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की? ए दिया है सतकर्णी, बी दिया है गौतमीपुत्र सतकर्णी और सी है आपका वशिष्ठिपुत्र पुलवामी और डी है आपका यज्ञश्री सतकर्णी। तो फ्रेंड्स, पुनः वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत की थी यह आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी ने की थी। किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पुनः वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी की वजह से इसे क्या कहा गया? एका ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया? गौतमीपुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया। किसके कारण? इसने पुनः वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके कारण इसे एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर कह रहा है किसके सिक्कों पर शंख, नाव, जहाज और पतवार चित्र मिलता है? किसके सिक्कों पर शंख, नाव, जहाज और पतवार का चित्र मिलता है? ए है वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी, बी दिया है यज्ञश्री सतकर्णी, सी है गौतमीपुत्र सतकर्णी और डी दिया है सतकर्णी प्रथम। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्या पूछा है इसमें?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यज्ञ श्री सतकर्णी। क्या हो जाएगा? यज्ञ श्री सतकर्णी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यज्ञ श्री सतकर्णी यानी कि बी ऑप्शन। देखिए शंख, नाव, जहाज और पतवार का चित्र मिलने के कारण यह निष्कर्ष निकाला गया कि उस समय क्या था, नौसेना का भी विकास हो गया था यज्ञ श्री सतकर्णी के समय। ठीक है, यज्ञ श्री सतकर्णी ने उसके सिक्कों पर शंख, नाव, जहाज और पतवार के चित्र मिलते हैं। इसी के कारण ऐसा अनुमान लगाया गया कि उस समय क्या था कि नौसेना का भी विकास हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है किसने कहा था कि मेरे घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है? किसने कहा था कि मेरे घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है? पहला आपका सतकर्णी, प्रथम बी दिया है गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी है वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी और डी दिया है यज्ञश्री सतकर्णी। तो फ्रेंड्स यह आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा था कि मेरे घोड़े ने क्या किया है, तीनों समुद्रों का पानी पिया है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह था कि वो पूरे दक्षिण भारत पे क्या किया था, अपना कब्जा कर लिया था। कौन? आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा था कि मेरे घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के एवं लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के एवं लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? ए है आपका इंडो ग्रीक शासकों को, बी दिया है शकों को, सी है कुषाण को और डी है आपका पहलव को। तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों ने, इन्होंने बहुत कुछ सिखलाया था, अपना योगदान देकर चले गए ये लोग, जैसे कि कैलेंडर के बारे में, दिनों के बारे में। ठीक है, और ये जो नक्षत्र होते हैं इनके बारे में भी जानकारी हमारे देश को इन्हीं के लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडो ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्के और ये लेख युक्त के सिक्के भारत में जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत किसने चलाया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत किसने चलाया था? ए है आपका कनिष्क, बी दिया है विक्रमादित्य, सी है अशोक और डी दिया है रुद्रदामन प्रथम। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया था। किसने? विक्रमादित्य ने चलाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्रमादित्य। और ये जो विक्रम संवत है यह आपके क्या है, यहाँ जो जो नेपाल है वहाँ का जो कैलेंडर है इस पे आधारित है, विक्रम संवत पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है किसके शासनकाल में तांबे के सिक्के को करसाड़ कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके शासनकाल में तांबे के सिक्के को करसाड़ कहा गया? ए दिया है आपका कड़वंश, बी दिया है शुंग वंश, सी दिया है सातवाहन वंश और डी दिया है कुषाण वंश। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किसके शासनकाल में? तो ये आपके जो सातवाहन वंश है उनके शासनकाल में जो तांबे के सिक्के थे उन्हें करसाड़ कहा गया। ठीक है, किसके शासनकाल में? सातवाहन वंश के शासनकाल में जो सिक्के जारी हुए थे और चांदी के सॉरी फ्रेंड तांबे के, उन्हें करसाड़ कहा गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न देखिए, मैंने प्रश्न ऐसे बनाया कि उस प्रश्न में आपको कई तरह के प्रश्न भी बन जा रहे हैं और कई तरह से आपको आंसर भी मिल जा रहा है। ठीक है, जानकारी आपको कई तरह से उसमें आपको मिल जा रही है, ताकि एक प्रश्न में आपके कम से कम 4-5 प्रश्न बन जाएं, जो कि एक ही में आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो राइट आंसर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर देखिए कह रहा है भारत का सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने लिखवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारत का जो संस्कृत भाषा में अभिलेख कौन सा है या किसने लिखवाया? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास रुद्रदामन प्रथम, बी दिया है अशोक, सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और डी दिया है कनिष्क। तो गेस करिए कौन सा हो सकता है संस्कृत भाषा में अभिलेख? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है, भारत का सर्वप्रथम संस्कृत अभिलेख लिखवाया था। और वह कौन सा अभिलेख था? तो वह
आपका कौन सा था, जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा था, जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। जूनागढ़ के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से एक झील का निर्माण करवाया था, जिस झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील। क्या नाम था, सुदर्शन झील। और अशोक ने क्या किया था, इसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, क्या किया था, इसी झील का उन्होंने, अशोक ने मरम्मत करवाया। और इसके बाद देखिए इस झील के विषय में और कई जानकारियाँ, जैसे कि किसने निर्माण करवाया, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और इसका मरम्मत किसने करवाया, तो अशोक ने। और इसके बाद आ जाएगा कि बिना बेगार, यानी बिना बेगार मतलब बेगार जो मिस्त्री होते हैं, उनके बिना क्या हुआ था, इसका क्या हुआ था, पुनरुद्धार करवाया गया इस झील का। इसके बाद स्कंदगुप्त ने क्या किया था, चक्रपाली की मदद से इसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसका, जो आपके सुदर्शन झील थी। तो ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। संस्कृत भाषा में इसने सबसे पहले अभिलेख लिखवाया था, कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, सुदर्शन झील से संबंधित। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देखिए, कह रहा है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्शन देख लीजिए, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सी है रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। तो पुनरुद्धार की बात आएगी तो कौन हो जाएगा आपका, रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पार्थियन कौन थे। पार्थियन कौन थे, बहुत ईजी प्रश्न है। एक शक, बी हिंदी यूनानी, सी पहलव, या डी कुषाण। तो कौन से थे, इजी प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका देखिए बहुत इजी है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पार्थियन आपके पहलव थे। ठीक है, इन्हें पार्थियन कहा जाता है, ये पार्थिया से आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन सा था, कौन था, इजी प्रश्न है। कुजूल कडफिसस, बी दिया है कनिष्क, सी है आपका विक्रमादित्य, और डी दिया है मिनांडर। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह आपका कुजूल कडफिसस था। कौन था, कुजूल कडफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, कुजूल कडफिसस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, कह रहा है किसके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है कुजूल कडफिसस, बी दिया है बिम्बकटुफिसस, और सी है आपका अशोक, और डी दिया है यज्ञश्री सतकर्णी। बहुत अच्छा प्रश्न है, यज्ञश्री सतकर्णी। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिम्बकटुफिसस। ठीक है, बिम्बकटुफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र पाए जाते हैं, और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह शैव धर्म का क्या था, उपासक था। ठीक है, क्या, शैव धर्म का उपासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है किसकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इजी प्रश्न है, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स, जो मथुरा थी ये आपकी कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, उसकी पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर यानी कि पेशावर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है चरक किसके दरबार में रहते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। तो चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन, चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। और कौन थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, बुद्धचरित थे। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड, अश्वघोष बुद्धचरित तो उनकी रचना है अश्वघोष की। नागार्जुन थे। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। ए है आपका 132, बी दिया है 134, सी है 135, डी दिया है 140। तो शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो 135, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 135। ठीक है, 135 वर्ष का अंतर है आपके शक संवत और विक्रम संवत में। ठीक है, तो कितना, ऑप्शन सी 135। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुई।
ए है शकों के द्वारा, बी हिंदू यूनानियों के द्वारा, सी पहलुओं के द्वारा, डी कुषाणों के द्वारा। तो भारत में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी यह किसके समय हुई थी? तो यह कुषाणों के समय, ठीक है, किसके समय? ये कुषाणों के समय हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुषाणों के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला के तहत बनाई गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए मथुरा कला, बी गांधार कला, सी है ए एवं बी दोनों, डी सभी विकल्प गलत हैं। तो जो बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्ति बनाई गई है किस कला के तहत? तो ये गांधार कला के तहत, ठीक है, गांधार कला के तहत बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। मथुरा कला के अंतर्गत सबसे पहले मूर्ति बुद्ध जी की बनाई गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके गांधार कला के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर देखिए, कह रहा है किसके शासन, ये शासन होगा फ्रेंड्स, शासन हो गया है, ठीक है, ये शासन है। शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था, ठीक है, किसके शासन काल में किसके शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस भारत आया था? ए रुद्रदामन प्रथम, बी गोंदोफर्निस, सी कनिष्क और डी दिया है भागभद्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो ये गोंदोफर्निस था, इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस जो कि ईसाई धर्म प्रचारक था, यह भारत आया था। किसके शासनकाल में? गोंदोफर्निस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंदोफर्निस। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 नंबर देखिए, कह रहा है 27 नंबर कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी दिया है चतुर्थ। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो द्वितीय हुई थी, ये याद रखिएगा, कौन सी? द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 नंबर देखिए, कह रहा है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कलिंग का एक महान शासक था, ठीक है, प्राचीन काल की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कलिंग का एक महान शासक कौन सा था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी खारवेल और डी दिया है अशोक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खारवेल हो जाएगा, ठीक है, खारवेल हो जाएगा। कलिंग के एक महान शासक था प्राचीन काल में, इसी के समय हाथी गुम्फा का अभिलेख लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, खारवेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कण्व वंश का अंतिम शासक, ये शासक होगा, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? ए नारायण, बी सुशर्मन, सी वासुदेव और डी दिया है देवभूति। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन कण्ववंश का अंतिम शासक था। देखिए कण्ववंश में 4 महत्वपूर्ण शासक थे, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मन, ठीक है। और कण्ववंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी, देवभूति की हत्या करके। और देवभूति कौन था? ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो राइट आंसर हमारा 29 के लिए क्या हो जाएगा? सुशर्मन, कण्ववंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक सुशर्मन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की प्रथम मुद्रा आहत थी जो किस धातु की थी? भारत की प्रथम मुद्रा आहत थी जो किस धातु की थी? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी और डी दिया है आपका कांसा। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की प्रथम मुद्रा जो थी आहत थी, जो किस धातु की बनी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका चांदी, ठीक है, चांदी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तांबे पे मत जाइएगा, अक्सर लोग तांबे पे चले जाते हैं, लेकिन ये आपका तांबा नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी, ठीक है, क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका चांदी हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मैंने इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया था, एकदम नॉर्मल प्रश्न 1-2 रहे होंगे, बाकी मैंने डीपली प्रश्न लिया था कि ताकि आप लोगों को अपनी जानकारी देख सकें कि आपके जो तैयारी है कितनी हुई है, ठीक है।
और लास्ट में आपका एक प्रश्न और बच रहा है 31 नंबर का, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इसके पहले वाला, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, कह रहा है 31 नंबर का, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ए है 6वां, बी है 7वां, सी है 8वां और डी दिया है 9वां। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। अभिलेख की बात हो रही है, न कि आपके शिलालेख की बात हो रही है। ठीक है, अभिलेख अभिलेख शिलालेख में अंतर है। ठीक है, तो अभिलेख की बात हो रही है, तो अभिलेख कौन सा लंबा है अशोक का, इन चारों में से आपको बताना है। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।